Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians। बच्चों, 2IITians पे आप गूगल मीट क्लास भी कर सकते हैं। उसके लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। 2IITians के सारे कॉन्सेप्ट वीडियो पाने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें या फिर इस नंबर पर कॉल करें। शुरू करते हैं मशीन्स। अब मशीन को आपने हमेशा अप्रिशिएट किया होगा कि यार इससे काम करने से बड़ी आसानी से काम हो जाता है और ना ही हमारे हाथों में दर्द होता है और ज़्यादातर हमें कम ताकत लगानी पड़ती है। एफर्ट लगाते समय हमें लगता है कि हाँ चलो आराम से होगा। जैसे अगर आप नट बोल्ट को अपने हाथ से खोलें तो आपको दिक्कत होती, लेकिन वही काम अगर रेंच से करें तो बहुत आराम से हो जाता है। जो चीज ऐसे लगता है कि खुल ही नहीं पाएगी, कभी नहीं खुल सकती, वो रेंच से खुलना शुरू हो जाती है। अगर आप कुएं से पानी बाहर निकालते हैं बाल्टी से तो डायरेक्टली खींचने में थोड़ा समस्या लगती है, कुएं में गिर जाने का डर रहता है। लेकिन अगर आप पुली की मदद से निकालें तो आराम से आप पानी बाहर निकाल लेते हैं। उसी तरह अगर हैवी ब्लॉक है, हैवी ब्लॉक को आप क्रो बार से उठा सकते हैं। ठीक है, ये इसको हम लोग उत्तर प्रदेश में तो सब्बल कहते हैं। ठीक, आप बताइए आपके शहर में या आपके प्रदेश में क्रो बार को हिंदी में क्या कहते हैं या आपकी भाषा में क्या कहते हैं। तो मशीन किस लिए होती है? काम को आसान बनाने के लिए। काम को वो 4 तरीके से आसान बनाती हैं। या तो मतलब 4 में से कोई एक होगा, 2 होगा। या तो मशीन फोर्स मल्टीप्लायर हो जाएगी, या वेलोसिटी मल्टीप्लायर हो जाएगी, या फिर जहां पर आप फोर्स लगा रहे हैं उसको एक ऐसे पॉइंट पे लगाएंगे जिससे आपको आराम रहे। ठीक है, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज चेंज्ड टू अ कन्वीनियंट पॉइंट, या फिर द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज चेंज्ड टू अ कन्वीनियंट डायरेक्शन। ठीक है, अब एक एक करके इनको हम लोग देखेंगे। फंक्शंस एंड यूजेस ऑफ सिंपल मशीन्स। कई सारे एग्जाम्पल्स हम लोगों ने यहाँ पर लिए हैं। अगर हमें एक ट्रक या कार को उठाना है तो हम लोग क्या करते हैं? जैक का इस्तेमाल करते हैं। ये बनी हुई जैक, आप कहेंगे नहीं सर जैक पसंद नहीं आई। जैक में हम लोग एक लंबी रॉड लगा देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, मैं थोड़ा पुरानी वाली जैक की बात कर रहा हूँ। ट्रक में अभी भी ऐसी यूज होती है। तो ऐसे रॉड को उसमें लगा देते हैं एक छेद में और फिर ऐसे घुमाते हैं। जब ये एक चक्कर घूम जाता है तो वो एक चूड़ी ऊपर चढ़ जाता है, ये जो ब्लॉक है अपना। फिर धीरे धीरे चढ़ते 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 कई चक्कर लगाने के बाद अपना जो ट्रक है उड़ जाता है। तो अगर हमें जैक ना दी जाए और बोला जाए ऐसे ही उठा लो, कई लोग मिलकर ट्रक को उठा लो, तो ट्रक को उठाना और साधे रखना बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए हम लोग भाई मशीन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एक तरीके से कम ताकत लगाकर हम एक बहुत भारी चीज को उठा लेते हैं। फिर मेटल शीट कटर, इसके क्या होते हैं? ये हैंडल बहुत लंबे होते हैं और मेटल शीट अगर ये है तो फिर ये इसको काटती चली जाती है ना, 2 पार्ट में टूट जाती है मेटल शीट अपनी। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि हाथ से मेटल शीट फाड़ दो तो कोई नहीं कर पाएगा, खली भी नहीं कर पाएगा। उसी तरह क्रो बार वाला एग्जांपल तो हम लोग कर ही चुके हैं। तो हर बार यहाँ पर हम कम फोर्स लगा रहे हैं और ज्यादा रिजल्ट पा रहे हैं। दैट इज व्हाई इट इज अ केस ऑफ फोर्स मल्टीप्लायर। हम लोग ने देखा था कि 4 ही तरीके से फोर्स को यूज करते हैं, या तो फोर्स मल्टीप्लायर, वेलोसिटी मल्टीप्लायर, कन्वीनियंट पॉइंट या कन्वीनियंट डायरेक्शन। ठीक है, चलो कन्वीनियंट पॉइंट पे आते हैं।
साइकिल तो सारे बच्चे चला ही लेते होंगे, अब आप 10th में पहुंच चुके हैं। तो देखिए ऐसे साइकिल का जो पीछे वाला पहिया होता है उसमें एक छोटा सा गियर जैसा लगा रहता है, उस गियर से एक चेन बंधी होती है और चेन ये वापस आती है, इस पे अपन पैडल मारते हैं, ऐसे कुछ होता है ना, पैडल मारते जाते हैं, ये चलता है और पीछे वाला पहिया चलता है, तो अपनी जो साइकिल है वो आगे बढ़ती है, ऐसा होता है। साइकिल कैसी दिखाई देती है, साइकिल का छोटा मॉडल बना देता हूं, जगह ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो इधर ये बंदा पैडल मारता है और ये पैडल मारने से ये वाला पहिया घूमता है, वही उसी का मॉडिफाइड बड़ा वर्जन मैंने यहाँ पे बनाया। तो क्या कर रहे हैं, चलाना हमें इस पहिए को है लेकिन पैडल हम यहाँ मार रहे हैं। तो पैडल यहाँ इसलिए मार रहे हैं क्योंकि हमारी टांगे मतलब अगर हम यहाँ बैठे हैं और इसको टांगों घुमाने की कोशिश करें तो दिक्कत होगी, मतलब हो सकता है हम आगे ही गिर जाए। तो हम लोग की पैर जिस तरह से बने हुए हैं उस हिसाब से हमने क्या किया कि पैडल मारो और ये वाला चलेगा। तो हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट को शिफ्ट कर दिया, यानी एक कन्वीनियंट पॉइंट पे हम लोग पहुंच गए। तो ये चीज है। उसी तरह ये तो बहुत अच्छा एग्जांपल है कि हम लोग अगर नीचे कुएं के अंदर से पानी निकालना चाहते हैं तो एक ऑप्शन है आपके पास कि पानी जो बाल्टी में भरा हुआ है, इतनी भारी चीज आप हाथ से ही धीरे धीरे खींच खींच कर निकालें, तो फिर ये तो काफी मुश्किल होगा, है ना। तो यहाँ पे आप एफर्ट कैसे लगा रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे टेंशन ऐसी है, अभी टेंशन आप उतना जानते नहीं होंगे, आगे और समझ में आएगा। यहाँ पे भी टेंशन ऊपर ही की तरफ है, लेकिन यहाँ पे जो पर्सन का एफर्ट पहले ऊपर की तरफ था, एफर्ट डायरेक्शन ऊपर की तरफ था, अब आप एफर्ट डायरेक्शन नीचे की तरफ लगा रहे हैं। नीचे की तरफ एफर्ट डायरेक्शन करने में बड़ा फायदा ये होता है कि हम रस्सी में लद सकते हैं। लद जाने की वजह से क्या होगा कि बाल्टी कितनी भी भारी होगी लेकिन हमारे वेट से तो कम ही होगी, तो इसलिए आराम से बाल्टी आप ऐसे लद गए, फिर थोड़ी रस्सी खींच दी, फिर थोड़ी रस्सी खींच दी, ऐसा करना आसान रहता है। लेकिन इससे उठाना ये थोड़ा सा मुश्किल रहता है। यहाँ पे बाल्टी कंप्लीट कर लेते हैं। एक बच्चे ने कमेंट से बोला था, सर आप डायग्राम खुद ही बनाते हैं किसी और से बनवाते हैं? आप ही लोग कमेंट्स में बता दीजिए कौन बनाता होगा डायग्राम। ठीक है चलिए, अब देखिए सीजर ये भी है और सीजर ये भी है, लेकिन यहाँ पे अंतर है। यहाँ पे जो हाथ जिनसे हम लोग एफर्ट लगाते वो हैंडल बहुत लंबे होते हैं और ब्लेड छोटा होता है। यहाँ पे हैंडल छोटे होते हैं और ब्लेड लंबे होते हैं। तो ये कपड़ा काट रही है और ये मेटल शीट को काट रही है। तो यहां पर आप फोर्स मल्टीप्लायर की तरह इसको यूज कर रहे हैं, बट यहां ये एफर्ट, यहां पर ये वेलोसिटी मल्टीप्लायर हो जाएगा। वो फोर्स मल्टीप्लायर है, ये वेलोसिटी मल्टीप्लायर है। कि हम जरा सा इसे चलाते हैं तो खूब लंबा लंबा कपड़ा कट जाता है। आप लंबी लंबी शीट काट ही नहीं सकते क्योंकि वो बहुत मजबूत चीज है, उसको काटना मुश्किल होता है। इसलिए यहां पर हम फोर्स ज्यादा लगा लेते हैं, कम फोर्स लगाकर ज्यादा फोर्स ऑब्टेन कर लेते हैं। यहां ज्यादा फोर्स की जरूरत ही नहीं है, तो यहां पे हम कम दूरी चलकर ज्यादा कपड़ा काट लेते हैं। उसी तरह नाइफ में भी यही है। तो यहां ध्यान रखिएगा, एफर्ट ज्यादा लगाते हैं और लोड हमें कम मिलता है, लेकिन वेलोसिटी बढ़ जाती है। एफर्ट ग्रेटर देन लोड जब होगा तो वेलोसिटी मल्टीप्लायर, और लोड ग्रेटर देन एफर्ट जब होगा तो फोर्स मल्टीप्लायर। ये याद रखिए, या एफर्ट लेस देन लोड भी आप बोल सकते थे। ठीक है, यहां पे आपका एफर्ट इस साइड है, लोड इस साइड है। और इसको भी सही कर देता हूं मैं ताकि डायग्राम से मैच करे।
और यहां पे आपका एफर्ट यहां पे लंबे हैंडल्स की तरफ है और लोड उस साइड है। ठीक है, तो दिस इज फोर्स मल्टीप्लायर एंड दिस इज वेलोसिटी मल्टीप्लायर। तो हम लोग ने क्या किया, चारों पॉइंट्स को कंबाइन करके अपनी मशीन की डेफिनेशन बना दी। अब आपको स्कूल में अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो आप ये मत बोलिएगा कि मशीन हमारा काम आसान कर देती, वाह ये छोटे बच्चों वाली डेफिनेशन। अब हम लोग बड़े बच्चे हो गए, 10th में आ गए, हम लोग क्या कहेंगे, मशीन इज अ डिवाइस बाय विच वी कैन आइदर ओवरकम अ लार्ज लोड बाय अप्लाइंग अ स्मॉल एफर्ट। यानी कि फोर्स मल्टीप्लायर की बात कर रहा है पहला पॉइंट, है ना। पहला पॉइंट जो है वो फोर्स मल्टीप्लायर की बात कर रहा है। फिर दूसरा पॉइंट कन्वीनियंट पॉइंट, तीसरा पॉइंट कन्वीनियंट डायरेक्शन, और चौथा पॉइंट गेन इन स्पीड। यही चार चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। तो इस सबको हम लोग एक ही सेंटेंस में लिख देते हैं। मैंने पार्ट पार्ट लिखा है ताकि आपको बातें समझ में आए। तो कन्वीनियंट पॉइंट इसके साथ मर्ज हो सकता है, डिजायर्ड डायरेक्शन इसके साथ मर्ज हो सकता है, कन्वीनियंट पॉइंट इसके साथ मर्ज हो सकता है, डिजायर्ड डायरेक्शन इसके साथ मर्ज हो सकता है, लेकिन गेन इन स्पीड और गेन इन फोर्स, यानी कि जैसे यहां पे लिखा है फोर्स मल्टीप्लायर और वेलोसिटी मल्टीप्लायर के दो पॉइंट्स एक ही मशीन में एक साथ नहीं आ सकते हैं। इसको आप समझिए अपने साइकिल से। साइकिल में क्या होता है, छोटा वाला गियर बड़े वाले गियर से जुड़ा हुआ होता है। बड़ा गियर जो होता है, गियर कोई नई चीज नहीं है जिसमें दांत निकले रहते हैं, ऐसे वाला है ना, ऐसा चेन तो इसी में बंधी होती है ना। ठीक है, तो मैं गोल बना रहा हूं गियर को, तो पेडल आप इस पे मारते हैं, पेडल आप इस पे मारते हैं, तो आपने क्या किया, कन्वीनियंट पॉइंट वाला काम कर लिया, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन आपने ये ध्यान दिया होगा कि इसको इससे ये वाला व्हील, ये वाला गियर इस वाले से काफी बड़ा होता है। ऐसा किस लिए होता है, जब ये इससे बड़ा होगा तो ये एक चक्कर लगाएगा लेकिन ये 10 चक्कर लगा लेगा, ये एक रेवोल्यूशन घूमेगा, ये 10 रेवोल्यूशन घूम जाएगा। इससे क्या फायदा होता है, वेलोसिटी मल्टीप्लायर। लेकिन यहां पे आपको ताकत बहुत लगानी पड़ती है, यानी आपको एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ता है। फिर गियर वाली साइकिल में क्या होता है, इधर एक नहीं लगा रहता है, खूब सारे गियर लगे रहते हैं। तो जब हम लोग ऐसे गियर में आ जाते हैं, जब इसका साइज इसके कंपेरेबल हो जाता है, और थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, इसका साइज इसके कंपेरेबल हो जाता है, तब हमारा ये जो घूमता है बहुत जल्दी जल्दी घूमता है, लेकिन साइकिल धीरे 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 आगे बढ़ती है। तो यहां वेलोसिटी मल्टीप्लायर और यहां पे फोर्स मल्टीप्लायर। तो गियर वाली साइकिल में ऐसे की जरूरत तब पड़ती है जब हम चढ़ाई पे चढ़ रहे हो। तो समझिए, चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं तो आपको क्या चाहिए, फोर्स ज्यादा चाहिए। अब आपको वेलोसिटी की जरूरत नहीं है, वैसे भी साइकिल धीमे धीमे चलेगी। लेकिन जब आप प्लेन रोड पे हैं, हाईवे पे हैं, हाईवे पे साइकिल मत चलाइएगा, वैसे मतलब प्लेन रोड पे बढ़िया मेटल रोड है, कोई कमी नहीं है, कोई गाड़ी भी नहीं, मस्ती में आप खूब तेज चलाइए, तब आपको हायर वेलोसिटी चाहिए। तो सेम साइकिल में आप क्या कर रहे हैं, हायर वेलोसिटी वाले यानी वेलोसिटी मल्टीप्लायर के रूप में यूज कर ले रहे हैं, सेम साइकिल में आप फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में यूज कर ले रहे हैं, लेकिन अलग अलग गियर पे कर रहे हैं। आ रही बात समझ। और कार में भी, मोटरसाइकिल में भी, ट्रक में भी ये गियर वाला कॉन्सेप्ट यही होता है जो मैंने आपको साइकिल से समझाया। इसको बोलते हैं फर्स्ट गियर और इसको बोलते हैं फिफ्थ गियर। अब आजकल तो सिक्स्थ गियर भी आने लगा है। सेम कॉन्सेप्ट कार में भी लगता है। फर्स्ट गियर पे आप चढ़ाई पे जा रहे हैं या फिर कार जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। अभी वेलोसिटी से मतलब नहीं है,
लेकिन फिफ्थ गियर में ज्यादा फोर्स की जरूरत नहीं है, टॉप वेलोसिटी पे चल रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है। अब हमें ये समझ में आ गया, हाँ हाँ, कोई भी मशीन फोर्स मल्टीप्लायर और वेलोसिटी मल्टीप्लायर के रूप में एक ही टाइम पे नहीं यूज हो सकती है। अलग अलग टाइम पे अलग गियर बदल दो तो अलग अलग रिजल्ट हमें मिलते जा रहे हैं। अब आ जाती है मान लीजिए कन्वीनियंट पॉइंट की बात। तो हम लोग ने डिस्कस कर ली कि भाई पेडल हम लोग यहां लगा रहे हैं और घुमा इसको रहे हैं, कन्वीनियंट पॉइंट मिल गया। और डिजायर्ड डायरेक्शन, तो डिजायर्ड डायरेक्शन में क्या भाई, हम अगर आगे जाना चाहते हैं तो हम आगे की तरफ घुमा रहे हैं, है ना। तो डिजायर्ड डायरेक्शन भी आपकी क्लियर हो गई यहां पे। इसका मतलब साइकिल इतनी बढ़िया चीज है कि पूरी मशीन की डेफिनेशन को समझा सकती है। कॉपी कर लीजिए। अच्छा, एक और पॉइंट रह गया, वेलोसिटी रेशियो होता है वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। अभी आगे आप पढ़ेंगे, अभी फिलहाल आप फॉर्मूला ही समझ लीजिए। फिर एक होता है मैकेनिकल एडवांटेज लोड अपॉन एफर्ट। तो गेन इन, कभी मतलब ये फॉर्मूले के हिसाब से कोई गेन इन स्पीड पूछ ले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि गेन इन स्पीड इज इक्वल टू 1 अपॉन वेलोसिटी रेशियो होता है। ठीक है। तो अगर वेलोसिटी मल्टीप्लायर है तो हमारा वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट जो है वो यहां पर देखिए वेलोसिटी ऑफ एफर्ट कम है और वेलोसिटी ऑफ लोड ज्यादा है ना। तो वेलोसिटी रेशियो लेस देन 1 होता है तब वो वेलोसिटी मल्टीप्लायर होता है। कंफ्यूज मत होइएगा, व्हेन वेलोसिटी रेशियो इज लेस देन 1 then it is velocity multiplier। ठीक है। और जब वेलोसिटी रेशियो लेस देन 1 होगा तो गेन इन स्पीड ग्रेटर देन 1 होगा। तो ये याद रखिए। लेकिन फोर्स मल्टीप्लायर में सीधा कि फोर्स मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है तो वो फोर्स मल्टीप्लायर। ठीक है। तो यहां पे ग्रेटर देन 1 अगर मैकेनिकल एडवांटेज तो फोर्स मल्टीप्लायर, गेन इन स्पीड ग्रेटर देन 1 तो वेलोसिटी मल्टीप्लायर। टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू मशीन। पहला टर्म है लोड। तो जो भी रेजिस्टिव फोर्स है जो हम लोग रख देते हैं, जिसे ओवरकम करना है, जिसे ओवरकम किया जाना है, वो लोड हो जाती है। और अच्छे से अगर हम लोग समझें, जैसे मान लीजिए हम लोग एक क्रो बार ले लेते हैं, तो यहाँ पे एक पत्थर जैसा फंसा देते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं, आगे जब लीवर पढ़ेंगे तो इसे बोलते हैं फलक्रम। तो ये हो गया, यहाँ पे एक भारी पत्थर रखा हुआ है, उसे हम लोग उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उठाने की कोशिश करने के लिए हम लोग यहाँ पर फोर्स लगाते हैं, तो ये नीचे जाता है तो ये ऊपर उठता है। ये हो गया लोड और ये हो गया एफर्ट। ठीक है। ये डायग्राम आपने पहले भी जरूर देखा होगा। तो रेजिस्टिव फोर्स मतलब ये मना कर रहा है ना कि हम नहीं उठेंगे, लेकिन इसी रेजिस्टिव फोर्स को हमें ओवरकम करना है इस लीवर मशीन के द्वारा। अब एफर्ट क्या है, फोर्स अप्लाइड ऑन द मशीन टू ओवरकम दिस लोड। ठीक है। याद रखिएगा कि लोड और एफर्ट दोनों किसमें मेजर किए जाते हैं, चलिए आप ही बताइए। What is the unit of load and what is the unit of effort? न्यूटन। हाँ, वेरी गुड। न्यूटन आपने क्यों बोला? क्योंकि ये खुद ही बता रहे हैं कि लोड हमारी क्या चीज है, एक फोर्स है। एफर्ट हमारी क्या चीज है, एक फोर्स है। तो बस यूनिट इनकी दोनों की, लोड और एफर्ट दोनों को ही यूनिट हो गई न्यूटन, इसकी भी यूनिट हो गई न्यूटन। अब एक वर्ड ट्रिक के हिसाब से आप याद रखिए, पुरुष। पुरुष को अंग्रेजी में कहते हैं मेल। मेल से आप याद रखिए MA इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई E। ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड डिवाइडेड बाई एफर्ट। इट इज द रेशियो ऑफ लोड टू द एफर्ट। तो अब अगर मान लीजिए हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज की यूनिट देखना चाहें
तो वो क्या होगी? व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज? बोलिए। No unit as it is a pure ratio. वेरी गुड, नो यूनिट या फिर यूनिटलेस, बिकॉज इट इज अ प्योर रेशियो ऑफ टू फोर्सेस. What are those forces? Those forces are load and effort. मैकेनिकल एडवांटेज को थोड़ा सा और डीप में पढ़ते हैं, ठीक है? मैकेनिकल एडवांटेज लोड अपॉन एफर्ट होता है. अगर एल और ई दोनों बराबर हो जाए तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाएगा? 1. ठीक है. अगर लोड ग्रेटर देन एफर्ट हो जाए तो मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा. अगर लोड लेस देन एफर्ट हो जाए तो मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 हो जाएगा. तो सबका अपना अपना फायदा है. ऐसा नहीं है कि मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 ही हमेशा होना चाहिए. ऐसे देखने में तो लगता है कि हाँ एडवांटेज ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए. तो मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 जिन मशीन में होता है उन्हें हम लोग फोर्स मल्टीप्लायर कहते हैं. इसे हम वेलोसिटी मल्टीप्लायर कहते हैं. यहां पे गेन इन स्पीड मिलते हैं. और यहां पे चेंज इन डायरेक्शन के लिए करते हैं हम लोग. तीनों के हम लोगों ने डायग्राम भी बना लिए हैं. ये है MA इज इक्वल टू 1 वाला केस. ये है MA ग्रेटर देन 1 वाला केस. और ये है MA लेस देन 1 वाला केस. ठीक है. देखिए यहां पे क्या हो रहा है, जितना ये लोड है ये आदमी उतनी ही ताकत लगाता है और ये जो अपना लोड है ये ऊपर उठता जाता है. लेकिन फायदा ये होता है कि हमें उठाना ऊपर है और हम अपना एफर्ट नीचे की तरफ लगाते हैं. तो इससे हमें फायदा होता है कि हम अपना खुद का वजन यूज कर लेते हैं, खुद का वेट यूज कर लेते हैं. हम लोग उस पर लद सकते हैं. लद जाने से ये ऊपर उठ जाता है तो हमारे हाथों में कम दर्द होता है. बट अगर फिजिक्स के हिसाब से देखा जाए तो जितना लोड होगा उतना ही ये पर्सन एफर्ट लगाएगा और ये ऊपर उठ जाएगा. ठीक है. लेकिन यहां पर इस वाले केस में क्या हो रहा है, काफी कम हम लोग एफर्ट लगाकर काफी भारी चीज उठा लेते हैं. तो इसको बोला जाता है फोर्स मल्टीप्लायर मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1. अभी इसी चीज को हम लोग लोड आर्म और एफर्ट आर्म से भी समझेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा. अच्छा, अब यहां पे क्या होता है कि हम यहां पर स्पीड थोड़ी कम रखते हैं, बट इस पॉइंट पे स्पीड जो है इन आर्म्स की ज्यादा होती है. खुद ही देखो यहां पे धीरे धीरे आएंगे लेकिन ये जल्दी से आ जाए. तभी हम लोग जरा सा दबाते हैं और ये पूरा नट टूट जाता है. सुपारी तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं. बीटल क्रैकर बोलते हैं इसको, बेटल क्रैकर. कुछ लोग नट क्रैकर भी बोलते हैं. नट क्रैकर आजकल नमकीन भी आती है. तो अच्छे से ये तीनों केसेस बना लीजिए विद डायग्राम. जैसे मैकेनिकल एडवांटेज एक रेशियो है वैसे ही वेलोसिटी रेशियो भी एक रेशियो है. यहाँ तो नाम भी आ रहा है. तो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट और वेलोसिटी ऑफ लोड के रेशियो को वेलोसिटी रेशियो करते हैं. ध्यान रखिएगा यहाँ पे मैंने आपको पुरुष टेक्निक सिखाई थी, यानी कि मेल. MA इज इक्वल टू L/E. इधर L/E है तो इधर उल्टा हो जाता है, E/L हो जाता है. अब इसी चीज को वेलोसिटी क्या होती है भाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है ना. तो आप इसे DE/T लिख सकते हैं और DL/T लिख सकते हैं. जहां DE है डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट और DL है डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड. तो इस तरह से अब हम लोग इसे क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी रेशियो का एक और फॉर्मूला आ गया. वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू DE/DL. ठीक है. DE/DL क्या है, डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट, डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड. तो इधर अब इसी चीज को और थोड़ा सा समझते हैं अपने डायग्राम से.
जैसे यहां पे देखो, यहां पर वेलोसिटी रेशियो भी 1 ही होगा, यहां पे वेलोसिटी रेशियो भी 1 ही होगा। कैसे भाई, जितना ये रस्सी क्योंकि ना तो खिंच रही है ना सिकुड़ रही है, स्ट्रिंग अपनी कैसी है, इनएक्सटेंसिबल है और अनश्रिंकेबल है, तो उसकी वजह से जितना ये ऊपर उठेगी उतना ही ये नीचे जाएगा, यानी डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड इज इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट। इसकी वजह से हमारा वेलोसिटी रेशियो 1 हो जाएगा। अब यहां पे क्या होगा बच्चों, यहां पे मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है, तो वेलोसिटी रेशियो लेस देन 1 होगा। पूछो क्यों, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, यहां पे हम लोग ये धीरे धीरे चलाएंगे, लेकिन ये काफी तेजी से ऊपर उठेगा। वेलोसिटी ऑफ एफर्ट जो है यहां पे कम होगा और लोड की वेलोसिटी यहां पे ज्यादा होगा, याद रखिएगा, ठीक है। और उसी तरह यहां पे वेलोसिटी रेशियो, अब जब ये लेस देन 1 है तो यहां पे वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। यहां पे वेलोसिटी ऑफ रेशियो, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट ज्यादा होगा और लोड कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट चीज पे आते हैं हम लोग कि कैसे डिस्टेंस से ये रिलेटेड है या फिर लोड आर्म से कैसे रिलेटेड है। वर्क इनपुट, वर्क आउटपुट। वर्क इनपुट वो वर्क जो एफर्ट करे, वर्क आउटपुट वो वर्क जो लोड पर हो, ऑन द लोड है, ये बाय द एफर्ट है, ये याद रखिएगा। अब देखिए वर्क इनपुट होगा क्या, एफर्ट मल्टीप्लाइड बाय, भाई वर्क होता क्या, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, तो एफर्ट मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट, ठीक है। वर्क आउटपुट क्या होगा, लोड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड, ठीक है। तो ये बात भी याद रखिएगा। अब जब ये बात हम लोगों ने समझ ली तो एफिशिएंसी से हम इस चीज को रिलेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। नीटा इज इक्वल टू वर्क आउटपुट क्या मैंने बताया, L इंटू DL डिवाइडेड बाई E इंटू DE, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। अगर हम लोग इसमें लेते हैं परसेंटेज में ना लेकर, अगर हम लोग उसको रेशियो में लेते हैं यानी डेसिमल में लेते हैं, जैसे 80% होता 0.8, तो ये 0.8 जैसा लेते हैं तो हम लोग 100 को हटा भी सकते हैं, ठीक है। अब मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या याद किया था, Ma इज इक्वल टू V बाय R, Ma इज इक्वल टू L बाई E, ठीक है, लिख रहा हूं मैं। और वेलोसिटी रेशियो क्या होता था, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। अब आप इसे थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर करिए, तो नीटा इज इक्वल टू L बाई E मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन DE बाई DL, समझ में आया, DE के साथ DL ले लिया, और इसके बाद आप इसे लिख सकते हैं नीटा इज इक्वल टू L बाई E की जगह मैकेनिकल एडवांटेज मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन E बाई L की जगह वेलोसिटी रेशियो। अब आपका क्या फॉर्मूला बन गया, नीटा मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आप बार बार एग्जाम में यूज करते रहेंगे। एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। वर्क आउटपुट कहां के हिसाब से देखा जाता है, लोड के हिसाब से, लोड इंटू डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड। वर्क इनपुट हो गया एफर्ट इंटू डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट। एल और ई को पकड़े रखे साथ में,
और डीई के साथ नीचे ले आए डीएल, तो ऐसा दिखने लगा। लोड अपॉन एफर्ट हम लोगों ने कर लिया मैकेनिकल एडवांटेज के बराबर, डीई और डीएल हम लोगों ने कर लिया वेलोसिटी रेशियो के बराबर। वेलोसिटी रेशियो को नीटा के साथ ले गए, तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू नीटा मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी रेशियो, नीटा जहां पर एफिशिएंसी के बराबर है। लीवर इज अ स्ट्रेट रिजिड बार केपेबल ऑफ टर्निंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। फिक्स्ड एक्सिस ऐसी होगी और फिक्स्ड पॉइंट ये वाला होगा। ये फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है, इसका स्पेशल नाम होता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, बोलिए, फल्क्रम। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो होता है वो बिल्कुल इसी तरह रहता है। आप यहां से इसे टांग देते हैं और इस, हाँ बिल्कुल, बीम बैलेंस, है ना। और जितना ये दो साइड्स बराबर होंगी, जितना अच्छा ये इनकी इक्वालिटी होगी, उतना बढ़िया तराजू होगा। अगर कोई एक, वैसे मेरा तो थोड़ा छोटा बड़ा दिख रहा है, अगर कोई एक ज्यादा बड़ा होगा तो फिर ये तराजू जो है वो अच्छा नहीं होगा, या तो वो सेलर के पक्ष में चला जाएगा या बायर के पक्ष में बायस्ड हो जाएगा। अब इसमें जो ब्लैक वाली लेंथ है, यानी कि फल्क्रम से लेकर एफर्ट तक के बीच की जो डिस्टेंस है या लेंथ है, उसे हम लोग कहेंगे, बोलिए, लोड आर्म। और इसे हम लोग क्या कहेंगे, एफर्ट आर्म। बिल्कुल उल्टा लिख दिया है मैंने, ये वाला हो जाएगा लोड आर्म, ठीक है। जिस तरफ लोड है वहां से लेके फल्क्रम तक की डिस्टेंस लोड आर्म, और जिस तरफ एफर्ट है वहां से फल्क्रम तक की डिस्टेंस एफर्ट आर्म, ठीक है। तो अब आप देखिए कि ये चीज हॉरिजॉन्टल कब होगा। हॉरिजॉन्टल तब होगा जब ये वाला मोमेंट, यानी कि ये वाला मोमेंट कैसा होगा, ये वाला मोमेंट होगा एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाला मोमेंट कैसा होगा, क्लॉकवाइज, है कि नहीं भाई। एफर्ट इसे नीचे ले जाना चाहता है तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, लोड भी इसे नीचे ले जाना चाहता है तो ये वाला क्लॉकवाइज हो जाएगा, है ना। एफर्ट अगर जीत जाएगा तो लोड ऊपर उठ जाएगा, और अगर लोड जीत जाएगा तो एफर्ट खुद ही ऊपर चला जाएगा, है ना। तो इसलिए हम लोग यहां पे बैलेंसिंग करने के लिए एफर्ट मल्टीप्लाइड बाई एफर्ट आर्म करेंगे कि नहीं करेंगे। चलो एफर्ट को भी पूरा लिख देता हूं मैं, और यहां पर इक्वालिटी होल्ड करेगी अगर ये बैलेंस्ड होगा, लोड मल्टीप्लाइड बाय लोड आर। अब ये तो बड़ा सिंपल है, ये फर्स्ट चैप्टर से हम लोगों ने कर भी लिया, बट इससे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा। क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा कि एफर्ट डिवाइडेड बाय, बल्कि लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं इस तरफ। मतलब हम लोगों ने क्या किया, एफर्ट को नीचे उतार दिया इसके साथ, तो लोड आर्म को इधर नीचे उतार दो। हाँ, अब शायद आपको अपना इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिखाई देने लगा होगा। लोड अपॉन एफर्ट होता क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज, यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म। फिर उल्टा हो गया, याद कीजिए हम लोगों ने क्या क्या याद किया था, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एल बाई ई, है ना, मेल। फिर हम लोगों ने याद किया वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू वेलोसिटी मूव्ड बाय एफर्ट डिवाइडेड बाय
वेलोसिटी मूव्ड बाय load, लोड। फिर हम लोगों ने टाइम से डिवाइड किया था और काट दिया था, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, है ना। L बाई ई मैकेनिकल एडवांटेज में, लेकिन E बाई एल वेलोसिटी रेशियो में, E बाई एल फिर से वेलोसिटी रेशियो में। और इधर भी देखिए मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू आर्म ऑफ एफर्ट डिवाइडेड बाय आर्म ऑफ लोड, या फिर एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म। तो यहां पे भी उल्टा हो गया, है ना, यहां पे भी उल्टा हो गया। सिर्फ मैकेनिकल एडवांटेज में L बाई ई चलता है, बाकी सब जगह E बाई एल, E बाई एल, E बाई एल, ये याद रखिएगा, ये काफी कंफ्यूजिंग होता बच्चों के लिए।